एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग वन दरोगा भर्ती परीक्षा जो है यूपी ट्रिपल एस द्वारा आयोजित की जा रही है 30 अप्रैल को, तो उसका सिलेबस का आज हम लोग जो चैप्टर 9 है, ठीक है, चैप्टर 9 9वां चैप्टर जो है, इसका नाम है जलवायु परिवर्तन। जो उन्होंने टॉपिक दिया है चैप्टर 9 में, उसमें है जलवायु परिवर्तन, उसके बाद जलवायु का संरक्षण एवं कॉप 27 ये यहाँ पे 21 गलत लिख गया है, ये 27 है, कॉप 27 क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट कंजर्वेशन एंड कॉप 27। ये कॉप जो है इसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो इसका जो 27वां सम्मेलन है वो हमारे इसमें सिलेबस में है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे। ठीक है, टॉपिक है हमारा जलवायु परिवर्तन। तो पहले तो देख लेते हैं कि जलवायु एक्चुअल में बोलते किसके हैं। तो जलवायु से आशय क्या है, किसी दिए गए क्षेत्र में लंबे समय तक औसत मौसम से होता है। किसी एक क्षेत्र विशेष में जो लंबे समय तक मौसम रहता है, उसका जो एवरेज आप बोल सकते हो, उस एवरेज जो मौसम है उसको ही उस क्षेत्र की जलवायु बोलते हैं। अब जलवायु की परिभाषा हो गई, देखते हैं जलवायु परिवर्तन एक्चुअल में किसको कहते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन जो है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके अनुसार जलवायु परिवर्तन का अर्थ जो है वो है पृथ्वी की जलवायु में होने वाला वह परिवर्तन, पृथ्वी की जलवायु में होने वाला वह परिवर्तन जिसके लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, परोक्ष यानी अप्रत्यक्ष रूप से मानव गतिविधियां जिम्मेदार हैं। ठीक है, यह परिवर्तन हमारे वातावरण के संगठन में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, तो मानव गतिविधियों के कारण जो है प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से मानव गतिविधियों के कारण जो जलवायु में परिवर्तन होता है उसी को हम लोग जो है जलवायु परिवर्तन बोलते हैं। ये इन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है। ठीक है, और भी आगे बताया हुआ है। और क्या है, स्थान और समय के साथ, टाइम और प्लेस के साथ मौसम की स्थितियों में भिन्नताएं और होने वाले आवधिक बदलाव के परिणाम स्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन को भी जलवायु परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एक और डेफिनेशन दी है जिसमें बोला हुआ है कि समय और स्थान के साथ साथ मौसम की स्थितियों में जो भिन्नताएं होती हैं और आवधिक बदलाव मतलब एक टाइम टू टाइम जो उसमें चेंज होता है, उसके परिणाम स्वरूप भी जो जलवायु परिवर्तन होते हैं उनको भी जलवायु परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जैसे जलवायु का गर्म और नम से गर्म और शुष्क में बदलना। ठीक है, जैसे बारिश हो रही है और टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो गर्म और नम है, लेकिन सर्दियों के टाइम पे दोपहर में हो सकता है आपका जो है वो टेम्परेचर बढ़ रहा है और जो बाकी दिन के टाइम पे जो है शुष्क रह रहा है मौसम, एकदम जो ह्यूमिडिटी कंटेंट है वो एकदम 0 है, वहां पे कोई भी ह्यूमिडिटी नहीं है, तो इस वजह से वो क्या हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा। तो इस तरह के परिवर्तन को भी इन्होंने क्या माना है, जलवायु परिवर्तन माना है। ठीक है, यह वैश्विक तापन और मानव गतिविधियों में वृद्धि के कारण स्थानीय, क्षेत्रीय या वैश्विक वातावरण में होने वाला परिवर्तन है। ये भी जलवायु परिवर्तन की एक डेफिनेशन है। क्या बोला गया है कि वैश्विक तापन, जो ग्लोबल जो टेम्परेचर रेज हो रहा है, ठीक है, वैश्विक ताप जो बढ़ रहा है और मानव गतिविधियों में वृद्धि। ठीक है, दूसरा, एक तो पहले ये ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, ठीक है, और उसके बाद मानव गतिविधियों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसके कारण स्थानीय, क्षेत्रीय या वैश्विक वातावरण में होने वाला परिवर्तन है, इसको भी ये लोग जलवायु परिवर्तन बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद कुछ डेटा है जलवायु के बारे में। तो जलवायु परिवर्तन पर एक अंतर सरकारी पैनल है, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, के एक शोध अध्ययन के अनुसार मानव गतिविधियों ने वैश्विक तापमान में पूर्व औद्योगिक स्तर, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो स्टेज था, उस स्टेज से लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका जो रेंज है वो 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड से 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि की है। ये इन्होंने एक रिपोर्ट दी है कि जो पहले औद्योगिक स्तर के पूर्व जो टेम्परेचर था उसमें कितना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड की इन्होंने वृद्धि की हुई है। ठीक है, इसके अलावा और भी इन्होंने कुछ डेटा दिया है। और क्या है, वर्ष 2030 से वर्ष 2052 के बीच वैश्विक तापमान क्या है, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है यदि वर्तमान दर से बढ़ता रहा। जो अभी ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, जो वैश्विक ताप बढ़ रहा है, ठीक है, अगर जिस रेट से वो बढ़ रहा है, अगर उसी रेट से ये बढ़ता रहता है तो वर्ष 2030 से 2052 के बीच जो वैश्विक तापमान है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक क्या है, बढ़ सकता है। ये काफी संवेदनशील स्थिति है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो इसमें जो जलवायु है उसमें आमूलचूल परिवर्तन आएंगे जो मानव जीवन को और कठिन
बना देगा। ठीक है, इसके अलावा प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस जिसको CO2 बोलते हैं, प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस की वायुमंडलीय सांद्रता जो है वो पूर्व औद्योगिक समय में लगभग 280 ppm से बढ़कर 410 ppm हो गई है। जो प्री इंडस्ट्रियल एरा था उसमें जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता थी, जो डेंसिटी थी, कंसंट्रेशन थी, सॉरी डेंसिटी नहीं, जो सांद्रता कंसंट्रेशन थी वो 280 ppm पार्ट प्रति मिलियन थी, वो बढ़कर 410 पार्ट प्रति मिलियन हो गई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस है और वैश्विक तापन में ये बहुत योगदान देती है। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत आंकड़े संवेदनशील हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं आप कैसे कह सकते हैं कि जलवायु में एक्चुअल में परिवर्तन हो रहा है। इसके साक्ष्य हैं, तो इसके साक्ष्य में सबसे पहले है कि वैश्विक तापन में वृद्धि हो रही है। जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके लिए तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है और 2052 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ सकता है, 1 डिग्री ऑलरेडी बढ़ गया। इसके अलावा लगातार सरकारी रिपोर्टें आती रहती हैं कि ग्लेशियरों पर जो आच्छादित बर्फ है उसकी मात्रा में कमी हो रही है। ग्लेशियर जो है वो लगातार पिघल रहे हैं। हर साल जो है वो ग्लेशियरों की जो मात्रा है, जो उन पर बर्फ की मात्रा है वो कम होती जा रही है। इन ग्लेशियरों के अलावा आर्कटिक समुद्र के बर्फ क्षेत्र में भी कमी हो रही है। आर्कटिक रीजन जो था वो एक समय था पूरी तरह बर्फ से आच्छादित रहता था, उसके बर्फ क्षेत्र में भी जो है वो कमी हो रही है। इसके अलावा समुद्र के जल का गर्म होना, समुद्र का जल भी गर्म होना है, जिसका एक वो भी है, समुद्र में जो वन होते हैं, जो मैंग्रोव्स होते हैं, उनका विरंजन होने लगता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उनका विरंजन, वो अपना रंग खोने लगते हैं, उससे पता चलता है कि समुद्र का जल जो है वो गर्म हो रहा है। तो ये भी हो रहा है। उसके अलावा महासागर का बढ़ता समुद्र स्तर, ये महासागरों का जल स्तर भी जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके बाद दुनिया भर में जंगलों की आग की घटनाओं में वृद्धि हर साल सुनने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में तो लगभग हर एक साल पता चलता है कि वहां के जंगलों में भीषण आग लग जाती है। ये जी आग लगना भी इस तरह से जो है वो वैश्विक तापन का ही कारण है। इसके अलावा समुद्री अम्लीकरण के परिणाम स्वरूप समुद्री पौधों और जानवरों की वृद्धि, समुद्र में जो है अम्लीकरण, अम्लों की मात्रा जो है वो ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है समुद्री पौधों और जानवरों की मृत्यु हो जाती है। समुद्र का पानी जो है खारा होता है, बेसिकली क्षारीय होता है। ठीक है, तो वो जो कंडीशंस है वो उन पौधों को और जानवरों के लिए सहायक है, परंतु जो मानव गतिविधियां हैं उसके कारण समुद्र में अम्ल जो प्रदूषण के द्वारा मिल रहे हैं उसके परिणाम स्वरूप ये समुद्री पौधे और जानवरों की मृत्यु हो रही है। तो ये भी दिखाता है कि ये जलवायु में परिवर्तन है। इसके अलावा नियमित अंतराल पर चरम मौसम की घटनाएं, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जो हैं वो भी हो रही हैं, जैसे अत्यधिक बाढ़ आ जाती है, कभी कभी अत्यधिक वर्षा हो जाती है, भूकंप है, सुनामी है, तेज हवाएं हैं, ओले हैं, गरज के साथ बारिश है, तूफान है, जलप्रपात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आदि। इस तरह की घटनाएं भी जो है वो जो घटनाएं हैं, चरम मौसमिक घटनाएं हैं, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं, वो भी नियमित अंतराल पर आ रही हैं। ये भी बताती हैं कि कहीं ना कहीं जो जलवायु जो है वो अपने जिस स्वरूप में उसको होना चाहिए उस स्वरूप में ना होकर उसमें परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे हो गए कि आपको देख सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन के ये सारे साक्ष्य हो गए। अब देखते हैं जलवायु परिवर्तन के एक्चुअल में कारण क्या है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के कारण, तो जलवायु परिवर्तन के कई कारण हो सकते हैं। इसमें कुछ प्राकृतिक कारण भी हैं और कुछ मानव जनित कारण भी हैं। ठीक है, तो पहले कारण है महाद्वीपीय प्राकृतिक कारणों में पहला कारण है महाद्वीपीय बहाव या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी इसको बोल सकते हैं। एक्चुअल में क्या देखते हैं आप, प्लेट टेक्टोनिक्स जब देखते हैं उसमें देखते हैं कि जो है वो पृथ्वी पर जो महाद्वीप हैं वो विभिन्न प्लेटों के ऊपर बने हुए हैं और वो प्लेटें एक दूसरे की तरफ गति कर रही हैं और उन प्लेटों में गति के कारण एक दूसरे में टकराव होता है। टकराव होने की वजह से उसमें भूकंप आता है, ज्वालामुखी फटते हैं। ठीक है, पर्वतों में उभार आ रहे हैं, जैसे हिमालय जो है वो हिमालय की जो ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही है। ठीक है, हर साल इसकी जो ऊंचाई है बढ़ती जा रही है। उसी आधार पर बाकी और भी हैं कि जो प्लेटें हैं उन प्लेटों के किनारे जो क्षेत्र हैं वहां पर ज्वालामुखी फटते रहते हैं, वहां पर भूकंप आते रहते हैं। तो इसकी वजह से भी क्या है, जलवायु में परिवर्तन होता है। ठीक है, कि पहाड़ जैसे बढ़ता जा रहा है, पहाड़ बढ़ेगा तो उसकी वजह से वहां का जो फ्लोरा फौना है वो भी चेंज होता रहेगा। ठीक है, नई प्रजातियां आएंगी या कुछ आएगा, इस तरह से ये इसको परिवर्तित करता है। उसके अलावा पृथ्वी की कक्षा की भिन्नता में परिवर्तन, पृथ्वी की जो कक्षा है, ठीक है, इसमें लगातार जो है चेंज होता रहता है। क्या होता है, कभी जो है वो सूर्य के अधिक नजदीक होती है, कभी सूर्य के जो है
वो दूर होती है, तो उसकी वजह से भी इसका जो वेदर है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, इसके अलावा ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण प्रदूषण। ठीक, जब कोई ज्वालामुखी फटता है तो उसके भीतर से बहुत सारी गैसें निकलती हैं, मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, उसके अलावा बहुत सारा लावा निकलता है गर्म गर्म। ठीक है, तो जो गैसें निकल रही हैं वो भी प्रदूषित कर रही हैं, जो लावा निकल रहा है वो तापन बढ़ाने में मदद करता है। ठीक, तो इस तरह से ये गतिविधियां भी जो है वो प्रदूषण कर रही हैं, इसके कारण भी जो है जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। उसके अलावा महासागरीय धाराओं के प्रारूप में परिवर्तन। ये महासागरीय धाराएं जो हैं वो कई सारी धाराएं जो हैं वो लगातार बहती रहती हैं समय के साथ, किंतु उनमें कभी कभी चेंज होता रहता है। जैसे आजकल आप भी देख रहे हो बहुत चल रही है एल नीनो और ला नीनो की बात चल रही है। ठीक है, तो ये धाराएं कभी कभी दिखाई देती हैं, और जब ये धाराएं आती हैं तो भारत में बड़ी समस्या रहती है। जैसे इस बार बोल रहे हैं कि ये धारा आ रही है ला नीनो, ठीक है, जिसकी वजह से सूखा आ सकता है। ठीक है, तो ये धाराओं के प्रारूप में परिवर्तन के कारण भी क्या है, जलवायु में परिवर्तन होता है। ये हो गए आपके जलवायु के परिवर्तन के प्राकृतिक कारण। अब देखते हैं जलवायु परिवर्तन के मानव जनित कारण क्या है। मानव जनित कारण में सबसे पहला है ग्रीन हाउस गैसों का अत्यधिक उत्सर्जन। जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, बेसिकली कई सारी ग्रीन हाउस गैसें हैं, लेकिन एक क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, उसमें कुछ 8 ग्रीन हाउस गैसों को नामांकित किया था। वो अभी वीडियो के लास्ट में हमने एक टेबल बना के आपको वो सारी ग्रीन हाउस गैसों के नाम बताए हुए हैं। तो इन ग्रीन हाउस गैसों का अत्यधिक उत्सर्जन, ये ग्रीन हाउस गैसें क्या करती हैं कि सूर्य से जब ताप आता है, सूर्य से जो विकिरण आता है वो पृथ्वी को गर्म करने के बाद जब वो लौटने लगता है तो ये ग्रीन हाउस गैसें उसको वापस जाने नहीं देती है, जिस वजह से पृथ्वी का ताप जो है जो रात में घट जाता है वो घट नहीं पाता है, और उसके बाद फिर अगले दिन फिर बढ़ता है। इस वजह से ये जो है वो ताप को बढ़ाने में सहायता करती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों का अगर उत्सर्जन अधिक होगा तो ये ताप बढ़ने की घटना भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद क्या है, वायुमंडलीय एरोसोल की संगठन में परिवर्तन। ठीक है, एरोसोल क्या करता है, सौर और अवरक्त विकिरणों को बिखेरने और अवशोषित होने का कारण बनता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त वे बादलों के सूक्ष्म भौतिक और रासायनिक गुणों को भी बदल सकते हैं। ये एरोसोल जो है क्या कर सकते हैं, बादलों के सूक्ष्म भौतिक और रासायनिक गुणों को भी परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा सूर्य से जो अवरक्त विकिरण आता है उसके विखरने और अवशोषित होने का कारण बन सकते हैं। ठीक है, तो जो प्राकृतिक रूप से जो प्रक्रिया है सूर्य के प्रकाश की यहाँ धरती पर बिखरने, अवशोषित होने और परावर्तित होने की, इस प्रक्रिया को ये एरोसोल जो है क्या है, प्रभावित करते हैं। ठीक, उसके अलावा वनोन्मूलन है, बहुत मात्रा में वन काटे जा रहे हैं। वन भी जो है वो जलवायु को बनाए रखने में सहायक है, लेकिन अगर वनोन्मूलन होगा तो नॉर्मल सी बात है जलवायु परिवर्तन होगा, इसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे। उसके बाद प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, अधिक मात्रा में कोयले का खनन चल रहा है, अधिक मात्रा में जल का उपयोग किया जा रहा है, जो भूगर्भ जल है उसका बहुत मात्रा में दोहन किया जा रहा है, तो सूखा जैसी स्थिति बनने लगती है, धरती के भीतर का पानी ये लोग जिस तरह से खींच रहे हैं। ठीक है, बाकी जब कोयला खनन होता है तो बहुत बड़े बड़े मात्राएं विस्फोट होते हैं, तो इससे भी कई बार भूकंप वगैरह आने की संभावना होती है। ठीक है, उसके अलावा पर्यावरण की तुलना में औद्योगिकीकरण के लिए नीति प्राथमिकता। ठीक है, जो हमारी नीतियां हैं उसमें औद्योगिकीकरण को प्राथमिकता दी है, पर्यावरण को प्राथमिकता उतनी नहीं दी है। कई बार इवन औद्योगिकीकरण जो होता है वो पर्यावरण की शर्तों पर भी होता है कि पर्यावरण भले ही प्रभावित हो जाए लेकिन हमारे उद्योग प्रभावित नहीं होने चाहिए। हर देश इस वजह से इस चीज में पर्यावरण को जो क्या है अनदेखा करता है, इसकी वजह से भी जलवायु परिवर्तन में जो जलवायु परिवर्तन का ये कारण बनता है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उत्सर्जन, CO2 का जो उत्सर्जन है वो भी लगातार बढ़ रहा है, ये भी जलवायु परिवर्तन का एक कारण है। ठीक, तो ये जलवायु परिवर्तन के कारण हो गए। अब जलवायु को कैसे संरक्षित किया जाए, अर्थात जलवायु को परिवर्तन के प्रभावों, पहले हम लोग देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये जलवायु परिवर्तन से क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं। पहले तो क्या है, चरम मौसम की घटनाओं का खतरा बढ़ना। ठीक है, ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस आती हैं, लगातार बाढ़, भूकंप अब लगभग आता ही रहता है। पहले बड़ा मुश्किल से ये सुनने को मिलता था, बट आजकल ये बहुत यूजुअल हो गया है कि कहीं ना कहीं जो है, कहीं चक्रवात आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं पर सूखा पड़ रहा है। इवन कई बार ऐसा होता है कि किसी स्थान पर अतिवृष्टि हो रही है और उसी सेम समय पर उसी से कुछ दूसरे इस जगह दूर के स्थान पर क्या है, सूखे की स्थिति होती है। उसके बाद जंगल की आग का खतरा बढ़ना, लगातार ये आजकल खतरा बना ही रहता है कि जंगलों में कभी भी आग लग सकती है। वर्षा के समय बाढ़ का खतरा बढ़ा रहता है, उसके बाद सूखे का खतरा बढ़ा रहता है, रोग और बीमारी का खतरा बढ़ा रहता है। ठीक है, अभी तो हम लोग वैसे भी कोरोना से जो है बहुत ज्यादा पीड़ित रहे हैं और उससे उभर रहे हैं। बाकी चरम मौसमी घटनाओं के कारण आर्थिक नुकसान, ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, कहीं भूकंप आ गया
और मकान घर गिर जाते हैं तो उससे क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है, वैसे ही बाढ़ के साथ क्या है, बाढ़ अपने साथ बहुत सारे संसाधनों को जो है बहा ले जाती है। इवन जो निजी संसाधन है और जो सरकारी संसाधन है, उन सब संसाधनों को भी नुकसान होता है। उसके अलावा समुद्र के स्तर में वृद्धि हो रही है। समुद्र के स्तर में वृद्धि होने से जो द्वीपीय देश हैं उनके डूबने का खतरा बना हुआ है। ठीक है, उनके द्वीपीय देशों की जो भूमि है वो लगातार कम होती जा रही है और अनुमान है कि 2050 तक कई द्वीपीय देश जो हैं वो डूब सकते हैं अगर ये तापमान और समुद्र का जो जल स्तर है वो इसी तरह से बढ़ता रहा था। उसके अलावा वैश्विक तापन में वृद्धि हो रही है। ठीक है, ताप में वृद्धि हो रही है। ठीक, उसके बाद से पारिस्थितिकी तंत्र और आर्द्र भूमि के लिए खतरा होना। ठीक, तो ये सारे जो हैं वो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव है। अब देखते हैं कि इन प्रभावों को रोकने के लिए क्या क्या काम किए जा सकते हैं, अर्थात जलवायु के संरक्षण के लिए क्या कार्य किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, वनों का संरक्षण करना होगा। जो एग्जिस्टिंग वन है उनको आप संरक्षित करके रखें, बड़े पैमाने पर वनीकरण करें और पुनर्वनीकरण करें। ये सारा कुछ हम आपसे और पुराने वीडियोस में जो है डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करना है। हमें अपना उपयोग इस तरह से करना है वस्तुओं को, संसाधनों को, कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो है उत्सर्जन है वो कम से कम मात्रा में हो। उसके अलावा फिर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को करने वाले वाहनों का उपयोग कम करना है। ठीक है, वाहन भी और ऐसे उपकरण भी जिनसे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जैसे फ्रिज से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन होता है। फ्रिज में जो गैस यूज होती है उससे क्या होता है, वैश्विक तापन बढ़ने में सहायक होता है। तो वैसे पदार्थों का, वैसे जो है उपकरणों का हमें जो क्या करना है, उपयोग नहीं करना है। उसके अलावा हमें अत्यधिक ऊर्जा कुशल बनना है, मतलब ऊर्जा का ऑप्टिमम यूज हो, अधिकतम जो भी ऊर्जा का उपयोग हो, और ऊर्जा का चक्रीकरण भी हो सकता है। ठीक है, कि एक ही संसाधन से अगर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है तो ऐसे ना हो कि वो संसाधन उसके बाद खत्म हो जाए, उसके अन्य उपयोग भी जो है वो किए जा सके। उसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग ना करें और जो कचरा है उसका पुनर्चक्रण करें। ठीक, अभी करंट के वीडियो में भी हम बता रहे थे आपको कि शक्कर का जो चीनी उद्योग है उसमें आप उसका जो वेस्ट होता है उसको बोलते हैं शोरा। उस शोरा से हम लोग एथेनॉल बनाते हैं। जब एथेनॉल बनाते हैं तो उससे एक राख निकलती है। वो राख जो है वो कचरे के रूप में है, अपशिष्ट के रूप में है, लेकिन वो बहुत हानिकारक होती है। तो अभी जो है वो केंद्रीय शर्करा अनुसंधान केंद्र जो है कानपुर में, उसने उस जो राख है उस राख से क्या बनाने की विधि खोजी है। उस राख से वो पोटास बना रहे हैं। ये पोटास जो है वो कृषि कार्यों में जो क्या है, उर्वरक के तौर पर उपयोग होता है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, कचरे का पुनर्चक्रण करते हुए उसका जो है अधिकतम यूज करना है। ठीक है, वो आप हमारे वीडियो में देखेंगे जब आप करंट अफेयर्स के वीडियो में, तो आपको वहां पे पता चल जाएगा, उसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। उसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। और एक थ्योरी दी हुई है कि पहले तो कम उपयोग करें, प्राकृतिक संसाधनों का क्या करें, कम उपयोग करें। उसके बाद उनका पुनः उपयोग करें, उनका उपयोग इस तरह से करें कि वो एक बार में ही नष्ट ना हो जाए। उसके बाद मरम्मत करें। ठीक है, उनकी क्या करें, मरम्मत करें ताकि उनको दोबारा से यूज किया जा सके, और रिसाइकिल करें। ठीक है, रिसाइकलिंग आप सभी लोग जानते हैं। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो प्राकृतिक संसाधनों पर जो है वो दबाव कम होगा। ठीक है, और जलवायु के जो परिवर्तन हो रहा है उसको काफी हद तक रोकने में संभावना बन सकती है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत सारी संधियां की गई हैं, बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। वो सारे प्रयास हमने एक टेबल फॉर्म में, जहां हम कॉप 27 पढ़ेंगे वीडियो में आगे ही, वहां पर हमने वो सारे जो हैं वो संधियां जो हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, उम्मीद है कि उससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। अगर उस संधि या उनसे आएगा कोई सम्मेलनों से क्वेश्चन, तो वहां से वो क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। इसके अलावा वहां से कोई क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, तो वो हमने वीडियो में आगे डिस्कस किया है। ये इन जनरल जो जलवायु परिवर्तन को रोकने के उपाय हैं उनको हमने बता दिया है। इसके अलावा भारत सरकार ने भी क्या है, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए एक क्या है, राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई है, नेशनल पॉलिसी बनाई है, फ्रेमवर्क बनाया है, जिसका शुभारंभ जो है वो वर्ष 2008 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है, जनता के प्रतिनिधियों, सरकार की विभिन्न एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योगों और समुदायों को जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरे और इससे मुकाबला करने के उपायों के बारे में क्या करना है, जागरूक करना है। ये इसका उद्देश्य है। इस कार्य योजना फ्रेमवर्क के में आपने, सरकार ने क्या है, 8 मिशन शामिल किए हैं। उन सारे मिशनों का हमने नाम लिखा है। पहला मिशन है राष्ट्रीय सौर मिशन। इस मिशन के तहत वही है कि अधिक से अधिक हम सौर ऊर्जा का
उपयोग कर सकें, ठीक है, जितने से अधिक संभावित कार्यों में हो सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकें। इसके तहत जो है वो सरकार ने कई सारी योजनाएं चलाई हैं, बट मुझे लगता नहीं है कि वो आपके लिए इस परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन अगर इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट होगा, तो हमने जो टेस्ट सीरीज शुरू करने की बात कही थी, आपको जो इंट्रोडक्टरी वीडियो दिया था, तो वो हम जब आपको क्वेश्चंस बनाएंगे, तो अगर राष्ट्रीय इन 8 मिशनों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है, तो वो हम आपको उसमें डिस्कस कर लेंगे, बट इसमें हमने आपको डिटेल में डिस्कस नहीं किया हुआ है। तो 8 मिशनों के नाम जरूर हमने लिखे हैं। पहला राष्ट्रीय सौर मिशन, दूसरा विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, वही ऊर्जा दक्षता लानी है, ऊर्जा का उस तरह से उपयोग किया जाए कि इसका महत्तम उपयोग सुनिश्चित किया जाए, इसका उपयोग बार बार किया जा सके, उसके लिए एक राष्ट्रीय मिशन है। इसके अलावा क्या है, सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन, उसके बाद राष्ट्रीय जल मिशन, उसके बाद सुस्थिर हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। ये 8 मिशन जो है वो भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन के लिए क्या है किए हुए हैं। जैसे राष्ट्रीय जल मिशन है, तो सुनिश्चित करना है कि सब जगह जल हो, लेकिन जल का अतिदोहन ना हो, वर्षा जल का जो है वो संचयन किया जा सके, ठीक है। उसके बाद से क्या किया जा सके कि ग्राउंड वाटर जो है रिचार्ज किया जा सके। इस तरह की योजनाएं जो है वो करते हुए सरकार ने इसको किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका हो गया जलवायु परिवर्तन और जलवायु संरक्षण। अब उसके बाद आपका तीसरा टॉपिक है COP27, ठीक है। ये फिर से यहाँ पे गलत लिख गया है, ये 21 नहीं, ये 27 है, ये COP27। COP का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। तो इनका ये 27वां सम्मेलन है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है क्या, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो हमने आपको कल जब हम वीडियो डिस्कस कर रहे थे विभिन्न एक्ट्स पे, तो हमने बताया था कि 5 जून 1972 को क्या होता है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है। वहां पर क्या होता है कि ये पर्यावरण सुरक्षा हेतु विश्वव्यापी क्या है, विश्वव्यापी स्तर का प्रथम प्रयास था, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु राजनीतिक चेतना जागृत करना और आम जनता को प्रेरित करना, और एक 25 सूत्रीय घोषणा पत्र ये है तैयार किया गया था। तो ये 72 में पहला सम्मेलन हुआ, एक 25 सूत्रीय घोषणा पत्र तैयार किया गया। फिर 20 साल बाद इसकी समीक्षा हेतु एक नया सम्मेलन होता है, देखने के लिए कि हमने जो लक्ष्य घोषित किए थे, जो हमने चिंताएं घोषित की थी, तो उन देशों ने उनके लिए क्या क्या किया हुआ है, उसके क्या क्या प्रभाव हैं, क्या क्या उससे फायदे हैं। तो इस 1972 के 20 साल बाद 1992 में एक दूसरा सम्मेलन होता है रियो में, जिसको बोलते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1922। ये 1992, ये 3 से 14 जून 1992 तक हुआ। रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में एक जगह है रियो डी जेनेरियो, वहां पर हुआ। और इसमें क्या है, ये पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये इस पे एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन पर क्या हुआ, 154 राज्यों, मतलब ये देश जो हैं, इनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए, ये लोग इसको स्वीकार किए, ठीक है। और इसी सम्मेलन के दौरान जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC की स्थापना की गई, ठीक है। ये आपको हमने पहले भी बताया हुआ था, ठीक। ये UNFCCC की स्थापना की गई, और इस पे क्या हुआ, इसमें लक्ष्य रखा गया कि एक पर्यावरण संधि हुई, वातावरण में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को, ग्रीन हाउस गैसों का कंसंट्रेशन को स्थिर करके जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानव हस्तक्षेप से निपटने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि की गई, ठीक है। एक ये कन्वेंशन हुआ, ठीक है। उसके अलावा एक संधि की गई, पर्यावरण संधि, जिसमें क्या कहा गया कि ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को क्या करना है, स्थिर करना है, और उसके बाद जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानव हस्तक्षेप से निपटना है। तो इस तरह से ये इन्होंने किया गया। ये UNFCCC जो संस्था है, ठीक है, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसके जो मेंबर्स हैं, इन मेंबरों की क्या होती है, हर साल एक बैठक होती है। इनकी बैठक को ही हम लोग बोलते हैं कॉप या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जो इस फ्रेमवर्क कन्वेंशन के जो पार्टीज हैं, जो राज्य हैं जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, उनकी जो बैठक होती है, सालाना बैठक, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉप, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो देखते हैं कि कॉप ये एक्चुअल में स्टार्ट किया हुआ, ये कन्वेंशन तो 1992 में बन गया। अब देखते हैं कॉप कब आता है। तो कॉप जो आया वो सबसे पहली बैठक हुई इनकी मार्च 1995 में। वर्लिन है जर्मनी का एक शहर है, वहां पर इसकी पहली बैठक हुई 1995 में। और ये बैठक जो है वो वार्षिक होती है, हर साल इसकी बैठक होती है। बाकी वैसे कहा जाता है कि इस बैठक
बैठक जो होगी वो जर्मनी का शहर है वॉन, जहां पे इसका कॉप का सचिवालय भी है। ठीक है, ये UNFCCC का सचिवालय है वॉन जर्मनी में, तो उसकी बैठक वहीं होगी। अगर कोई देश बोलता है कि नहीं हम अपने यहाँ इसकी बैठक आयोजित करने वाले हैं, करना चाहते हैं, तो फिर इसकी बैठक जो है वो उस देश में होगी। बट अगर कोई देश नहीं बोलता है तो बैठक कहाँ होगी? वॉन में होगी, जर्मनी में, जो यहाँ इनका UNFCCC का सचिवालय है। ठीक है, तो आप कॉप के तहत, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के तहत बहुत सारी समय समय के साथ संधियां हुई हैं। ठीक है, बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं। उन सब घोषणाओं को हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो वो देख लीजिए आप पहले। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट वही है स्टॉकहोम सम्मेलन। ये स्वीडन में हुआ था 1972 में। इसको पर्यावरण का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई थी और इसी के बाद क्या है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का संकल्प पारित हुआ था। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट है वियना सम्मेलन। वियना जो है ऑस्ट्रिया का एक शहर है, 1985 में हुआ था। ओजोन स्तर के संरक्षण की प्रतिबद्धता, कहा गया था कि ओजोन जो है, ओजोन में छिद्र हो रहा है, जिसके कारण जो सूर्य के हानिकारक विकिरण हैं जिनको ओजोन परत जो है अवशोषित कर लेती है, तो वो विकिरण जो है पृथ्वी पर आ जाते हैं। तो इस वजह से ओजोन के संरक्षण की आवश्यकता हुई और उसी के लिए वियना में 1985 में एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में इस संरक्षण की प्रतिबद्धता दी। एक क्वेश्चन आता है, ओजोन का फॉर्मूला जो होता है वो O3 होता है। एक ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। उसके बाद तीसरा आता है मॉन्ट्रियल सम्मेलन। ठीक है, ये कनाडा में हुआ 1987 में। इसके लिए क्या हुआ, ओजोन परत के संरक्षण हेतु प्रथम अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ और ये समझौता जो है वो 16 सितंबर 1987 को हुआ और इसी सम्मेलन के बेसिस पे 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाने का निर्णय किया गया। इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन जो है उसी के बेसिस पे 16 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। यहाँ 85 और 87 में डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ पे प्रतिबद्धता दी गई और यहाँ पे पहला जो है वो अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ, वहां केवल प्रतिबद्धता की बात हुई थी, यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, सम्मेलन हो जाता है। और इंपॉर्टेंट सम्मेलन देखते हैं क्या क्या से हैं। फिर एक है रियो सम्मेलन। ठीक है, जो ब्राजील रियो जो है ब्राजील में है, वहां इसको अर्थ समिट भी बोलते हैं, पृथ्वी समिट। ये 1992 में हुआ। इसमें सतत विकास हेतु एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एजेंडा 21 जो है वो कब स्वीकृत हुआ था, तो ये रियो सम्मेलन में हुआ था। ठीक, उसके अलावा इसमें जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, वो UNFCCC की स्थापना भी हुई और इसी के बाद ये कॉप आया। फिर उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल है, ये क्या हुआ है, 1997 में हुआ। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, 5 साल बाद ये 1997 में हुआ, तो इसको पृथ्वी +5 सम्मेलन भी बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इससे बहुत क्वेश्चंस कई बार आते ही हैं। इसमें क्या हुआ, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करके भूमंडलीय तापन को कम करने का एक लक्ष्य रखा गया और दूसरा वर्ष 1990 के स्तर में 5% की कटौती का निर्णय लिया कि जो अभी उत्सर्जन है उस वर्ष 1990 में जो उत्सर्जन है उसके 5% की कटौती करनी है। ठीक है, तो ये ग्रीन हाउस गैस है। इसी के टाइम, इसी क्योटो प्रोटोकॉल के समय ग्रीन हाउस गैसों के नाम भी बताए गए कि कौन कौन सी गैसों को के उत्सर्जन में कटौती करनी है, तो वो हमने बाद में लिस्ट में लिखा हुआ है। उसके बाद फिर जोहान्सबर्ग में एक सम्मेलन होता है 2002 में। ये क्या होता है, 1992 से 10 साल बाद होता है। ये 5 साल बाद हुआ था, ये 10 साल बाद होता है, तो इसको पृथ्वी +10 सम्मेलन भी बोलते हैं। और ये क्योटो से जो हुआ है, जो रियो से जो हुआ है वो 10 साल हुआ है, तो इसको रियो +10 या पृथ्वी +10 सम्मेलन बोलते हैं। जोहान्सबर्ग जो है वो साउथ अफ्रीका में है। इसे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। इसमें सतत विकास पर बल दिया, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उस पर एक विशेष बल दिया और उसके अलावा गरीबी उन्मूलन हेतु विश्व एकजुटता कोष की स्थापना करने में सहमति बनी। तो ये इस तरह से जोहान्सबर्ग सम्मेलन जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, उसके अलावा देखते हैं और कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं। दूसरा है मॉन्ट्रियल सम्मेलन, एक और हुआ है कनाडा में 2005 में। ठीक, इसमें क्या किया गया कि विकसित देशों द्वारा वर्ष 2000